हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2731 फायर पावर सुप्रीमेसी 1। मुख्य युद्ध क्षेत्र पर अच्छी तरह से तैयार हुएक्सु सेना ने आसानी से बढ़त हासिल कर ली। आखिरकार ये युद्ध चारों प्रमुख नस्लों द्वारा जल्दबाजी में शुरू किया गया था, लेकिन झंगी अंतरिक्ष में जाने से पहले ही तैयारी कर चुके थे। यदि हम लोगों की संख्या को नॉन ह्यूमन के रूप में विचार करें तो लाभ संख्या में है। ये अस्वीकार्य है। अपनी ही सेना को घास की तरह गिरते हुए देखकर टाइटन नेता नेल की हिंसक रूप से कांप उठा और उसका हथियार लगभग जमीन पर गिर गया। हुएक्सु किंगडम में सभ्यता का स्तर केवल 3 वर्षों में इस हद तक कैसे सुधर सकता है? इस तरह का पावर कवरेज घनत्व, इस तरह की बिजली उपयोग दक्षता, यहां तक कि हमारी नस्ल अपने चरम पर भी इसे हासिल नहीं कर सकी। ये पूरी तरह से एक तर्कसंगत डायमेंशनल रिडक्शन अटैक है। सेलेस्टियल क्लैन के नेता मिंग ने अपनी घमंडी शालीनता खो दी थी। उनकी पीठ के पंख जलकर काले हो गए थे, जिन पर एंटीमैटर कैनन द्वारा छोड़े गए निशान थे। चूंकि स्काई क्लैन का युद्ध क्षेत्र स्काईजी सिटी के सबसे करीब था, इसलिए उन्होंने स्काईजी फोर्ट्रेस और ड्रीमर से भीषण गोलाबारी का सामना किया। इस समय तक वो मोटे तौर पर समझ गया था कि 5 बेड़ों की संयुक्त सेना झंगी को हराने में विफल क्यों रही थी। हमें धोखा दिया गया है। वो केओस, क्या वो पूरे ग्रह के सभी संसाधन वापस ले आया है? उसके पास एक ऐसा तकनीकी अंतर है जिसे हम समझ नहीं सकते। शांत हो जाओ। घबराहट कैसी? आयरनक्लैड क्लैन के नेता की इलेक्ट्रॉनिक आंखें लाल चमक उठीं। वो एक यंत्रवत संशोधित प्राणी था जिसके पास सबसे शांत गणना कोर था। डेटा के प्रक्षेप वक्र का विश्लेषण करने के बाद हमें एक खामी मिली है। जो आवाज निकली वो ठंडी और यांत्रिक थी। बिजली उत्पादन का यह स्तर निश्चित रूप से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करके हासिल नहीं किया जा सकता था। इस सारी शक्ति का स्रोत तियनहाई सिटी की ओर, उस केओस की ओर इशारा करता है। वो पूरी रक्षा और हमला प्रणाली को नियंत्रित करता है। वो टावर ऑफ ओरिजिन उसका कोर है। आयरनक्लैड क्लैन, जो एक युद्ध प्रेमी नस्ल है, ने जल्दी ही समस्या की जड़ खोज ली। झंगी की वापसी के साथ ही सब कुछ बदल गया और विशाल टावर ऑफ ओरिजिन की प्रतिक्रिया वास्तव में डरावनी थी। हुएक्सु किंगडम में कोई और इस सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकता। बस उसे मार डालो और ये तथाकथित कलेडोस्कोप ऑफ डेथ अपना दिमाग खो देगा और अपने आप ढह जाएगा। एक सिर काटने वाला हमला। रैंडल की इकलौती आंख में एक भयंकर चमक कौंधी और उसके जबड़े कड़कड़ाहट के साथ भिंच गए। सही बात है, यह स्थिति को पलटने का एकमात्र मौका है। बस उसे मार डालो और हुएक्सु किंगडम बिखर जाएगा। मुख्यालय की विशिष्ट सेनाओं को इकट्ठा करो। किसी भी कीमत पर तियनहाई सिटी पर अचानक हमला करो। भले ही इसमें हमारी जान चली जाए, हम उस केओस को मौत के घाट उतार देंगे। इस पागलपन भरे आदेश के जारी होने के साथ ही चारों प्रमुख नस्लों के बेड़ों में जल्दी ही खलबली मच गई। मुख्य युद्धपोत, जो मूल रूप से पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे, रुक गए और दर्जनों विशेष रूप से संशोधित विशिष्ट हमलावर जहाजों को उनसे अलग किया गया। ये युद्धपोत आकार में बड़े हैं, लेकिन बेहद तेज है और उनकी सतह प्रत्येक नस्ल की सबसे उन्नत रक्षात्मक सामग्रियों से ढकी हुई है। वे चारों प्रमुख नस्लों के कई नाइट लेवल और बिशप लेवल दिग्गजों से लैस थे, जिन्होंने अपनी भारी सेनाओं को छोड़ दिया और इंजन की शक्ति को अधिकतम कर दिया। नस्ल की निरंतरता के लिए मार डालो। लक्ष्य तियनहाई सिटी। केओस का सिर ले आओ। बूम। दर्जनों युद्धपोत किसी हताश पागल कुत्तों के झुंड की तरह अपने पिछले हिस्से से लपटों की लंबी लकीरें छोड़ते हुए प्रकाश की दर्जनों लकीरों में बदल गए, जो हवा को चीरते हुए
तिएनहाई सिटी की ओर बढ़े। तिएनहाई सिटी के ऊपर का आसमान। झंग यी ने रडार पर तेजी से नजदीक आते दर्जनों लाल बिंदुओं को देखा, बिना अपनी पलकें उठाए। उसने अपनी बाहों को स्वाभाविक रूप से बगल में लटकाए रखने की मुद्रा बनाए रखी। उसके चेहरे के भाव इतने उदासीन थे कि वे डरावने लग रहे थे। आखिरकार हताश हो गए? सिर काटने वाले हमले की कोशिश कर रहे हो? झंग यी ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान थी। दुर्भाग्य से तुमने गलत पक्ष और गलत युद्ध क्षेत्र चुना। तिएनहाई सिटी में झंग यी एक भगवान है। भले ही व्हाइट ड्रैगन प्रिंस आता तो वो भी डरता, हालांकि वो आस्था की शक्ति का उपयोग करने में झिझक रहा था। लेकिन वो वास्तव में व्हाइट एम्परर के युद्ध कवच से शक्ति उधार ले सकता था। इसके अलावा ये स्थान सबसे शक्तिशाली और व्यापक हथियार प्रणाली का भी दावा करता है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांति से कम्युनिकेटर में आदेश दिया, कॉम्बस्टिबल। मैं यहां हूं, बॉस। लू केरन की उत्साहित आवाज संचार चैनल के माध्यम से आई, जिसके पीछे क्रिस्टल ब्लॉक 3D कीबोर्ड के टाइप होने की स्पष्ट क्लैक क्लैक आवाज थी। बड़े वाले यहां, चलो अपनी मांसपेशियां फैलाते हैं। 3 युद्धपोतों और स्काई जी फोर्ट्रेस की मुख्य तोपें गर्म हो रही है। उसने अपनी कलाई और गर्दन घुमाई। उसकी आंखें मारने की मंशा से जल रही थी। डैंडन व्यक्तिगत रूप से बाहर आया है। रिसीव। लू केरन की आवाज तुरंत 60 डिग्री के कोण तक बढ़ गई। मैं लंबे समय से इसके लिए खुजली महसूस कर रही थी। इन पुराने मालिकों को यह दिखाने के लिए ये एकदम सही होगा कि शक्ति का असली डर क्या होता है। लू केरन के आदेश के बाद पूरा तिएनहाई शहर जैसे जीवित हो उठा। क्लिक क्लिक क्लिक, एक कान फाड़ने वाली यांत्रिक खड़खड़ाहट की आवाज आसमान में गूंज उठी। झंग यी का ऑल्टरनेट डायमेंशन 2 अन्य सुपर युद्ध पोतों के साथ धीरे धीरे विशाल डायमेंशनल गेट से बाहर निकला, जिससे तिएनहाई सिटी का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में डूब गया। 3 सुपर युद्ध पोतों को एक साथ मंडराते देखना वास्तव में डरावना था। वे व्यावहारिक रूप से 3 स्टील के शहर थे। 3 तैरते हुए द्वीप धीरे धीरे हवा में उठे। अंततः 3 पूरी तरह से सशस्त्र सुपर एयर किलों में बदल गए और आने वाले युद्धपोतों पर निशाना साध लिया। इसी बीच तिएनहाई सिटी के तिएनहाई क्षेत्र में तिएनहाई फोर्ट्रेस के सबसे ऊपर परमाणु हथियार प्रणाली, जिसे तिएनहाई कैनन के रूप में जाना जाता है, ने अंततः अपना असली रूप दिखाया। इसमें पारंपरिक तोप की तरह लंबा, भारी बैरल नहीं है। एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर केवल एक विशाल गोला लटका हुआ है। गोला 50 मीटर से अधिक व्यास का था, पूरी तरह से पारदर्शी और गहरा लाल था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक धधकती हुई शून्यता समाई हो, जिसमें काले और लाल रंग की बिजली पालों की तरह घूम रही थी। एसकेवाई कैनन एंटीमैटर अनाइलेशन MODE हथियार प्रणाली का वार्म अप पूरा हुआ। भाई, अब सब कुछ आप पर निर्भर है, लू केरन ने उत्साह से कहा। लक्ष्य 4 प्रमुख नस्लों की उच्चतम स्तर की युद्ध शक्ति है, और अंतरिक्ष में 5 युद्धपोतों की गोलाबारी के विपरीत ये लक्ष्य और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे पूरी नस्ल की सबसे शक्तिशाली शक्ति जुटा सकते हैं, जिसमें आस्था की शक्ति जैसी भ्रामक शक्तियां भी शामिल है। यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति के लिए एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग कैनन चलाते हुए लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना कठिन होगा। इसलिए केवल झंग यी ने इसे व्यक्तिगत रूप से चलाया। झंग यी सीधे अपने फ्लैगशिप ड्रीमर पर गया और व्यक्तिगत रूप से कंट्रोल टावर पर गया। ड्रीमर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्यंत परिपक्व है। हालांकि झंग यी जटिल संचालन सिद्धांतों को समझता है, उसे केवल 2 चीजें करने की जरूरत है, लॉक और लॉन्च। उपग्रह प्रणाली के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर के दृश्य को सटीक रूप से देखना और आने वाले दर्जनों युद्धपोतों के स्थान का पता लगाना संभव है। झंग यी ने एक गहरी सांस ली, और फिर जैसे ही उसकी आंखों के रोशनी विकृत हुई, एक विशाल पेंडुलम झूलने लगा। SECOND हैंड ऑफ 5 सेकंड के भीतर
भविष्य की भविष्यवाणी करता है। चैप्टर 2732 फायर पावर सुप्रीमेसी 2। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो झंग यी के लिए सबसे उपयुक्त पेशा निश्चित रूप से एक स्नाइपर होता। हालांकि वो अपने साथ एक तलवार रखना और खाली समय में उससे वार करना पसंद करता था, लेकिन उसने वास्तव में कभी भी गंभीर क्लोज कॉम्बैट, करीब से लड़ाई नहीं की थी। अब वो आग्नेयास्त्रों, फायर आर्म्स का उपयोग बहुत कम करता है। इसका कारण केवल यह है कि उसके लिए कोई उपयुक्त बंदूक उपलब्ध नहीं है। आखिरकार वो भविष्य देख सकता है, इसलिए उसे कोई भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सीधे उस बिंदु पर निशाना साध रहा था जहां भविष्य में लक्ष्य दिखाई देगा। यहां तक कि अत्यधिक उच्च गति से चलने वाले युद्धपोत भी समय के निश्चित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से स्थिर होते हैं। समय उसकी बाईं आंख से बहता था और एंटीमैट्रिक्स प्लैनेट डिस्ट्रॉयर की उड़ान गति के आधार पर समायोजन किए गए थे। हवा के प्रतिरोध की समस्या को लगभग अनदेखा करते हुए इस प्रकार सबसे अच्छा स्नाइपिंग स्थान प्राप्त किया गया। अलविदा। झंग यी ने खुद लॉन्च बटन दबाया। पफ। न कोई धरती हिला देने वाला शोर हुआ, न ही कोई चकाचौंध करने वाली रोशनी। उस गहरे लाल गोले से प्रकाश की एक काली किरण निकली जिसने खामोशी से आसमान को चीर दिया। वो कालापन इतना शुद्ध था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसपास की रोशनी को भी निगल लिया हो। वो इतनी पतली थी कि पहली नजर में नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थी। इसने तेजी से मातृभूमि के पहाड़ों और नदियों को पार किया और हजारों किलोमीटर दूर की ओर बढ़ गई। सबसे आगे वाला जहाज, जो फैंग वुल्फ कबीले का एक हमलावर जहाज था, अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसका पायलट असाधारण रिफ्लेक्स वाला एक इनह्यूमन था। हमले का पता चला है, कवर लो, तुरंत कवर लो। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जब प्रकाश की वो काली किरण जहाज से गुजरी तो पूरा युद्धपोत और उसके अंदर मौजूद सैकड़ों विशिष्ट भेड़िया योद्धा फटे नहीं। इसके बजाय वे हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे किसी पेंसिल ड्राइंग को इरेजर से मिटा दिया गया हो। बस इतना ही। यह दृश्य बहुत अजीब था, मानो युद्धपोत टेलीपोर्ट हो गया हो, या मानो किसी ने माउस से उस तेज उड़ते युद्धपोत को चुना हो और फिर डिलीट दबा दिया हो। जिस गति से वो गायब हुआ वो बहुत तेज, यहां तक कि अविश्वसनीय थी। एंटीमैटर अन्नाइलेशन, प्रतिद्रव्य विलोपन। ये कोई विस्फोट नहीं है, ये भौतिक स्तर पर पूर्ण विनाश है। ये क्या बकवास है? पीछे चल रहे युद्धपोतों के पायलट इतने डर गए कि उनकी आंखें फटने को हो गई। कोई ऊर्जा ढाल फीडबैक नहीं, कोई विस्फोटक शॉकवेव नहीं। जहाज नंबर 3 पूरी तरह से गायब हो गया। यदि उसने अपनी आंखों से दूर दूसरी तरफ से आती रोशनी की उस बेहद पतली किरण को नहीं देखा होता तो उसे संदेह होता कि उसे मति भ्रम, हैल्यूसिनेशन हो रहा है। बिखर जाओ, जल्दी बिखर जाओ। सर्पिल पैंतरेबाजी, सर्पेंटाइन मैन्यूवर करो। उसके पास अविश्वसनीय रूप से उच्च गति वाला एक अत्यंत शक्तिशाली बीम हथियार है। नागी संचार चैनल में चिल्लाया। दर्जनों युद्धपोत तुरंत बिखर गए और अनिश्चित उच्च गति वाली पैंतरेबाजी के साथ मौत के बुलावे से बचने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन्होंने एंटीमैट्रिक्स प्लैनेट डिस्ट्रॉयर की शक्ति को कम करके आका, खासकर जब झंग यी खुद इसे चला रहा था। लू केरन का फायर कंट्रोल रडार एक सुपर ऑप्टिकल ब्रेन द्वारा संचालित होता है, जिसकी गणना गति जैविक प्रणालियों की सीमा से अरबों गुना अधिक होती है। इसलिए सिस्टम प्रत्येक युद्धपोत के स्थान को सटीक रूप से पहचान सकता है। भागोगे? कहां भागोगे? लू केरन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चली। लॉक, सबको लॉक करो। वो झंग यी की सबसे अच्छी सहायक थी, जो उसे सबसे सटीक निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स प्रदान कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा करते हुए झंग यी ने एंटीमैट्रिक्स प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग तोप के रिचार्ज होने का इंतजार किया। पफ, पफ, पफ। काली मौत की किरणें हवा में आपस में गुंथ गई
जिससे मौत का एक जाल बन गया। प्रत्येक शॉट लगभग हर 20 सेकंड में दागा जाता था। लेकिन जब हमला होता था तो कोई भी युद्धपोत मिटने से नहीं बच पाता था। आखिरकार ये एक ब्लैक नाइट लेवल विशेषज्ञ द्वारा अत्यंत लंबी दूरी से उन पर स्नाइपिंग करने के समान है। चाहे वे दूर के युद्धपोत कितने भी तेज हों, चाहे उनकी पैंतरेबाजी कितनी भी कुशल क्यों न हो, वे सेकेंड हैंड ऑफ टाइम के लॉक के तहत विनाश के भाग्य से नहीं बच सकते थे। एक के बाद एक युद्धपोत बिना किसी निशान के खामोशी से हवा में गायब हो गए। आसमान खाली हो गया और वो अजीब गायब होना हड्डियों तक कंपा देने वाला था। उस विस्फोट से भी अधिक जो हर जगह मांस और खून उड़ा देता है। क्या ये दैवीय दंड है? इस खामोश गायब होने ने कई दर्शकों को सहज रूप से अपने कपड़े कसने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें बहुत ठंड महसूस हुई। कई लोग खुद से पूछते हैं, यदि वे निशाने पर होते तो क्या वे इस हमले का सामना कर पाते? यहां तक कि समय आधारित क्षमता वाले इंद्र भी लंबी खामोशी में डूब गए। वो पहले ही झंग यी के खिलाफ 6 बार अपने 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स का इस्तेमाल कर चुका था। इसलिए यदि उसे फिर से झंग यी से लड़ना पड़ा तो उसे लगा कि वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। किंग आर्थर, मॉर्गन और अन्य लोग भी यही विचार रखते थे। यूरोप में होली सी के मंदिर में नवनियुक्त पोप जॉर्ज विगिन्स सफेद और सुनहरे लबादे में सफेद सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी हल्की सुनहरी आंखें दृश्य में रोशनी और छाया पर टिकी थी और उनके हाव भाव में हल्का बदलाव आया। उनके पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक विदेशी भाषा की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन द्वारा समर्थित ये इंसान काफी दिलचस्प है। क्या वो 6 इंसानों में से चुना गया चोजन वन हो सकता है? विगिन्स ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और उसी विदेशी भाषा में उससे बात की। असंभव। चुना गया व्यक्ति, मसीहा, मैसाया, वही हो सकता है। केवल उसके अस्तित्व के माध्यम से ही पुनर्जन्म के चक्र के कष्टों को समाप्त किया जा सकता है और तभी पूरी दुनिया, सभी नस्लों और सभी जीवन को मोक्ष की ओर ले जाया जा सकता है। शून्य से एक हल्की हंसी आई। हां, लेकिन तुम इसे बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो। विगिन्स के गोरे पत्थर जैसे हाथ घुटनों पर टिके थे। उनका शरीर माइकल एंजेलो की मूर्ति की तरह परिपूर्ण था। उनकी आंखें झुकी हुई थी और उन्होंने धीरे से कहा, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। यह जल्द ही आ रहा है। ये इसी युग में होगा। इसमें कोई गलती नहीं है। आवाज फिर से गूंजी। वैसे खंडहर वापस आ रहे हैं। ओह, सच में? विगिन्स ने एक पल के लिए सोचा, फिर उनकी नजर अनायास ही ब्रह्मांड की दिशा की ओर चली गई। उनके हावभाव बार बार बदलते रहे, जो स्पष्ट रूप से जटिल थे। क्या इतना समय बीत चुका है? हर बार जब झंग यी लॉन्च बटन दबाता है तो शक्तिशाली योद्धाओं को ले जाने वाला एक युद्धपोत गायब हो जाता है। यह विनाश नहीं था, यह गिरना नहीं था, यह विस्फोट या कटना नहीं था। यह बस गायब हो गया। एक के बाद एक कल्ट लीडर, स्तर और रथ, चैरियट, स्तर के लोग अर्थहीन रूप से मारे गए। वे शक्तिशाली हस्तियां जो कभी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी, अब बिना कोई हलचल मचाए मर गई। जीवन बहुत नाजुक है और वास्तविकता जितनी मजबूत होती है, हमारे विस्मय की भावना उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि वे धीरे धीरे ये जान लेंगे कि एक उच्च सत्ता के सामने वे कितने कमजोर हैं। जब यह हमलावर बेड़ा, जो चारों प्रमुख नस्लों की आखिरी उम्मीद लेकर चल रहा था, भारी हताहतों के बावजूद आखिरकार फायर नेट को तोड़कर तियानहाई शहर के ऊपर के आसमान में पहुंच गया। मूल दर्जनों युद्धपोतों में से केवल 16 बचे थे। वे जिद्दी और दुखी पक्षियों की तरह थे। लड़खड़ाते हुए तियानहाई शहर के किनारे के खंडहरों पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरे, जिससे धूल के बादल उड़ गए। हैच खुला और दबी हुई दहाड़ के साथ धुएं और धूल से डरावने आभा वाले लोग बाहर निकले। चैप्टर 2733 दी फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन 1। अपनी बेहाल स्थिति और भारी नुकसान के बावजूद तियानहाई शहर पहुंची
ये टीम अभी भी एक देश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर रखती थी। वे जानते थे कि झंग यी की घेराबंदी करना आसान नहीं होगा, इसलिए रास्ते में इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के मारे जाने को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आखिरकार ये एक ब्लैक नाइट लेवल युद्ध शक्ति की निवारक शक्ति, डिटरेंट पावर है। सबसे आदर्श स्थिति में भी एक ब्लैक नाइट लेवल के महामानव को मारने के लिए जाल बिछाने हेतु कम से कम एक शक्तिशाली व्हाइट नाइट और साथ ही कई बिशप लेवल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इस टीम का नेतृत्व 4 लोग कर रहे हैं, जो 4 प्राचीन सभ्यताओं के सर्वोच्च नेता और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्हाइट नाइट्स हैं। सेलेस्टियल क्लैन के नेता मिंग की पीठ पर 6 पंख थे, जो हालांकि जलकर काले हो गए थे, फिर भी एक पवित्र सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। उसकी आकृति अलौकिक थी और उसकी आंखें एक वाइपर, सांप की तरह ठंडी और जहरीली थी। जब आयरन क्लैड ट्राइब का नेता सामने आया तो उसका विशाल अल्टीमेट मच कवच हालांकि पुराना हो चुका था, फिर भी एक अडिग स्टील के किले जैसा लग रहा था। फैंग वुल्फ क्लैन के नेता लैंडल की जुड़वा तलवारें ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उसकी इकलौती आंख हवा में झंग यी पर टिकी थी और उसकी मारने की मंशा लगभग एक ठोस रूप ले रही थी। टाइटन नेता गुलिकी ने अपने 100 मीटर ऊंचे शरीर के साथ एक विशाल छाया डाली। उसने अपनी पीठ पर एक अजीब डरावनी जैविक थैली, बायोलॉजिकल सैक, लाद रखी थी, जो अजीब तरह से छटपटा रही थी और उसके अंदर क्या था ये अज्ञात था। उसकी 8 भुजाओं ने हथियारों को मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति भारी थी। पौराणिक चौथी पीढ़ी के आर्क लोगों के रूप में क्राफ्ट्समैन रेस अपनी युद्ध शक्ति के मामले में सबसे मजबूत नहीं है, बल्कि अपने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जैविक हथियारों, बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जानी जाती है। यह कहा जा सकता है कि झंग यी या कहें कि बोस द्वारा इस्तेमाल किया गया दैवीय शोधन, डिवाइन रिफाइनमेंट तकनीक के मामले में टाइटन्स के बीच भी काफी प्रारंभिक स्तर का था। उनके पास 2 अन्य शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे, जिनकी ताकत भी नाइट स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें एक टाइटन पुजारी जिसका चेहरा भयानक था, एक रहस्यमय टोटम पोल ले जा रहा था। करी एक बख्तरबंद बरसरकर जिसके दोनों हाथों में दरवाजे के आकार की एक तलवार थी और उसके शरीर से गहरे लाल रंग की भाप निकल रही थी। 6 व्हाइट नाइट लेवल के इनह्यूमन और 4 कबीले के नेता ताकत में ब्लैक नाइट स्तर के और भी करीब है। एक राष्ट्र के संसाधनों के समर्थन के साथ वे पाताल लोक के द्वारपालों की तरह एक ऐसी युद्ध शक्ति छोड़ सकते थे जो ब्लैक नाइट्स का मुकाबला कर सके। इन 6 लोगों के समूह के पीछे 5 से अधिक बिशप लेवल के महामानव योद्धा खड़े थे। उनसे निकलने वाली अलौकिक रोशनी एक में मिल गई, जिससे आसपास का स्थान, स्पेस थोड़ा विकृत होने लगा। ये एक डरावनी ताकत है जो पूरे क्षेत्र का सफाया करने में सक्षम है। वे हुएक्सू किंगडम की सभी उच्च स्तरीय युद्ध शक्तियों के योग से कई गुना अधिक मजबूत है। ऐसी लाइनअप देखकर दुनिया भर में देख रही सभी ताकतें सदमे से सन्न रह गई। लानत है, ये लाइनअप तो व्यावहारिक रूप से धोखाधड़ी है। किंग आर्थर का चेहरा पीला पड़ गया। 6 नाइट, 5 से अधिक बिशप, क्या ये प्राचीन सभ्यता का आखिरी अवशेष है? भले ही झंग यी मजबूत है, क्या वो 6 नाइट स्तर के विरोधियों को रोक सकता है? अपने रक्षात्मक कौशल के साथ वो निश्चित रूप से सीधे हमले का सामना कर सकता है, लेकिन जीतना निश्चित रूप से कठिन होगा। उन 5 बिशप स्तर के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। यदि उनमें से एक भी बचकर तियानहाई शहर में घुस गया तो ये कत्लेआम होगा। हुएक्सू किंगडम खत्म हो गया है। 2 मुठ्ठियां 4 का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि उनका सामना एक खतरनाक दुश्मन की व्यू रचना, एनिमी फॉर्मेशन से था, जो पूरी दुनिया को पलटने में सक्षम थी। झंग यी ने ड्रीमर के कमांड रूम में खड़े होकर दुश्मन सेना को पास आते देखा। उसकी नजर शांत रही,
यहां तक कि उसमें उम्मीद की एक झलक भी थी। यदि वह इन सभी 6 नाइट स्तर के महामानवों के सार एसेंस को सोख लेता है तो वो पौराणिक क्वीन लेवल के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में कई वर्षों तक ऐसी उच्च स्तरीय स्रोत सामग्री की एक प्रति प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिलता। अब चीजें ठीक है। दूसरी पार्टी स्वेच्छा से उसके पास आई है और वो इसे अधिकारपूर्वक स्वीकार कर सकता है। भाग्यशाली। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या ये तुम्हारे पास मौजूद सभी चिप्स, ताकत है? झंग यी ने शांति से कहा। चारों जातीय समूहों की शीर्ष प्रतिभाएं तियानहाई शहर में एकत्र हुई और झंग यी से पर्याप्त दूरी बनाए रखी। आखिरकार उन्हें लगा कि वे झंग यी की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन निम्न स्तर के एलियंस को मारने में बहुत तेज है और सेनलियो वैंगसियांग उससे कमजोर लगभग सभी एलियंस के ऊर्जा हमलों को अनदेखा कर सकता है। इसलिए अधीनस्थों द्वारा नियोजित मानव तरंग, ह्यूमन वेव, युद्ध नीतियां झंग यी के खिलाफ प्रभावी होना बेहद मुश्किल है। ये 5 विश्व स्तर के महामानव झंग यी के खिलाफ लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। असली उत्तराधिकारी जाहिर है समान ताकत वाले 6 नाइट्स हैं। ये आदमी पूरे अभियान दल को मारने में सक्षम था। उसकी ताकत निश्चित रूप से हमारी उम्मीद से कहीं अधिक है। आत्मसंतुष्ट न हो। गुलिकी ने सभी को चेतावनी दी। नरियूटो की गहरी आवाज आई। चूंकि हम संख्या में अधिक हैं, आइए सबसे सरल और प्रारंभिक तरीका अपनाएं। अपनी सारी ताकत एक जगह केंद्रित करें और उसके अनगिनत रूपों, मीरियड फॉर्म्स को भेद दें। पूर्ण शक्ति के सामने सभी तथाकथित पूर्ण रक्षा बेमानी है। जियान शू ने अपने सामने के शून्य को निहारा, फिर तियानहाई शहर के केंद्र में स्थित टावर ऑफ ओरिजिन पर नजर डाली। आइए पहले इस रक्षात्मक बल क्षेत्र को तोड़ें। आइए अपनी सारी ताकत केंद्रित करें और एक अस्थायी अंतराल, गैप, फाड़ दें। हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं। वे गुस्से में आए थे, लेकिन जल्दबाजी में काम करने के बजाय उन्होंने शांति से युद्ध नीति बनाना शुरू कर दिया। वे सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट्स के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि पूरे हुएक्सू किंगडम में केवल 1.5 लोग ही थे जो वास्तव में उनके प्रतिद्वंद्वी माने जाने के योग्य थे। झंग यी एक गिना जाता है और हो तू आधा, ये देखकर कि दूसरी पार्टी तियानहाई शहर पहुंच गई है। झंग यी जानता था कि वो अब एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉयर का उपयोग नहीं कर सकता। आखिरकार 20 सेकंड के चार्जिंग समय और इतनी नजदीकी के साथ एक नाइट स्तर के शक्तिशाली योद्धा को एक ही झटके में मारना लगभग असंभव है। इसलिए उसने सीधे फॉर्मलेस रियल्म को सक्रिय किया और चारों शक्तिशाली कबीलों के सामने प्रकट हुआ। वे सब आ गए हैं। ये अच्छा है। ये हमें उन्हें एक एक करके मारने की मेहनत से बचाता है। इस तरह मौत की ओर दौड़ना आसान नहीं है। झंग यी की आंखें झुकी रहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उसके हाथ पहले से ही स्वाभाविक रूप से बगल में लटके हुए थे, जो किसी भी क्षण घातक प्रहार करने के लिए तैयार थे। हालांकि वो बेफिक्र रहा। काम करने का उसका अंदाज हमेशा इसके विपरीत करने का रहा है। इसके अलावा वे अभी जल्दी में हैं। जियान शू और गुलिकी सहित चारों पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये जानते हुए कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता और नहीं किसी भी पक्ष के बीच बातचीत की कोई संभावना है। हालांकि झंग यी के आत्मसंयम ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। झंग यी को ऐसा आत्मविश्वास कहां से मिला? गुलिकी की आवाज दूर से आई। केओस, तुम्हारे अपराध जघन्य हैं और तुमने अपने विश्वास को धोखा दिया है। लेकिन आज यदि तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हारे हुएक्सू किंगडम की लॉ को सुरक्षित रखने और तुम्हारे पूरे कबीले को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उसने बात की, सभी नेता झंग यी के चेहरे के भाव देख रहे थे। ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उसके पास वास्तव में आत्मविश्वास है या वो केवल बहादुरी का दिखावा कर रहा है। झंग यी ने अपना सिर झुकाया, उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे बेवकूफ हों,
और उसके होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। तुम लोग बेवकूफ हो। अचानक एक खूनी आभा, मर्डरस ऑरा पैदा हुई। जाओ, उनकी बाधाओं को तोड़ दो। एक दहाड़ के साथ गुलिकी ने 6 नाइट स्तर के विशेषज्ञों और 5 से अधिक विश्व स्तर के महामानवों के साथ साथ उनके सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों से एक साथ शक्तिशाली हमला किया और अपने हमलों को तियानहाई शहर के ऊपर एक ही बिंदु पर केंद्रित किया, जिससे जबरदस्ती एक दरार फाड़ने का प्रयास किया गया। चैप्टर 2734 दी फाउंडेशन ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन 2। जैसे ही वे बाहर निकले, झंगी ने सावधानी पूर्वक और सहज रूप से आधा कदम पीछे खींच लिया। उसका तैक्सू बाथरोब उसके पूरे शरीर को ढके हुए था और उसकी आंखें अपने सामने मौजूद सभी दुश्मनों पर टिकी थी। बाहर निकलने का मतलब है कि उन्हें अपनी कुछ क्षमताओं को उजागर करना होगा और झंगी को यह देखने की जरूरत है कि वे क्षमताएं वास्तव में क्या है। जिन 3 प्रकार की ऊर्जाओं से सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, वे हैं समय, टाइम, स्थान, स्पेस और नियम, रूल्स। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनकी सबसे अधिक संभावना है कि वे कमजोर को बलवान पर विजय पाने और चमत्कार करने की अनुमति दें। सेलेस्टियल क्लैन ने एक आह भरी और फिर आसमान बदल गया। हवा और बादल काले हो गए और एक विशाल दरार दिखाई दी। काले बादल परतों में फैल गए जैसे कि कोई स्काईलाइट हो और बादलों के बीच बड़ी संख्या में वायुमंडलीय प्राणियों, एटमॉस्फेरिक क्रीचर्स को धुंधला सा चलते हुए देखा जा सकता था। उसके शरीर पर प्रकाश की एक किरण चमकी, आस्था की वही जानी पहचानी रोशनी जिसने उसकी आभा को और भी भव्य और उसकी चमक को और भी पवित्र बना दिया। प्राचीन आस्था मुझे सशक्त बना रही है, भले ही मुझे भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मैं आज शक्तिशाली दुश्मन का विनाश करूंगा और अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य लाऊंगा। मिंग ने ये शब्द अपने आप से बुदबुदाए। वो आस्था के खतरों को जानता था, लेकिन अभी भले ही इसका मतलब खुद को कुर्बान करना हो, उसे झंगी से छुटकारा पाना ही था। अन्यथा सेलेस्टियल रेस का अंत निश्चित है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसने 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित आकाश और समुद्र के शून्य का सामना किया और अपनी पारदर्शी उंगली से उसे धीरे से छुआ। वैक्यूम वेव, निर्वात लहर। झंगी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन डेथली मिरर ने ऊर्जा हमले का पता लगा लिया और बचाव के लिए स्वचालित रूप से ऊर्जा मॉड्यूल उत्पन्न किए। बूम! रक्षात्मक क्षेत्र थोड़ा कांप उठा। ड्रीमर के कमांड सेंटर में तैनात लू केरन ने उपकरणों का उपयोग करके हमले के प्रकार का पता लगाया और जल्दी से विश्लेषण किया। वैक्यूम तरंगे एक सुपर वैक्यूम क्षेत्र बनाती है, जिससे एक विशाल दबाव अंतर, प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है जो लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यह हमला अदृश्य है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जियान शू का हमला उसके तुरंत पीछे आया। आयरनक्लैड क्लैन की लड़ने की शैली सरल और क्रूर थी। भारी कवच पहने हुए वो वास्तव में अपने फ्लैगशिप के साथ जुड़ गया। वो शक्तिशाली काला युद्धपोत अपने विचित्र और मुड़े हुए शरीर के साथ पृथ्वी पर एक किले के समान एक विशाल यांत्रिक राक्षस में बदल गया। इसके नुकीले किनारे और कोने हैं, लेकिन इसमें कई विशाल ऊर्जा तोपें लगी हैं, जिससे ये एक बड़े होवित्सर जैसा दिखता है। तोप का निशाना टेंगकई पर था और नरियूटो का हमला एक पल में पहुंच गया। बूम! एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा हमला एक किरण के रूप में रक्षात्मक क्षेत्र के भीतर हिंसक रूप से फटने से पहले तुरंत दसियों किलोमीटर तक छेद कर गया। फैंग वुल्फ क्लैन के नेता और एक आंख वाले राजा लैंडल का हमला और भी सरल था। उसने अपनी मुड़ी हुई तलवार घुमाई और बहुत दूर से एक विशाल वर्धमान आकार का प्रहार, क्रेसेंट शेप्ड स्लैश किया। उसने स्पष्ट रूप से अपनी क्षमताओं को रोक कर रखा और अपनी असली शक्तियों का उपयोग नहीं किया। टाइटन योद्धा गुकी ने अपना वॉरहैमर,
घुमाया और उसे शून्य में दे मारा, जिससे स्पेस विकृत हो गया और शॉकवेव्स निकली, जो हेवनली सी के बाहरी रक्षात्मक क्षेत्र के उसी स्थानिक नोड, स्पेशल नोड, से टकराई। अन्य एक एक करके बाहर आए, और हालांकि स्थिति की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई थी, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। भाई झंगी, हम उन्हें अब और नहीं रोक सकते, लू केरन ने गंभीर भाव के साथ झंग यी से कहा। रक्षात्मक क्षेत्र की अपनी सीमाएं हैं, जाहिर है, क्योंकि इसे एक ही समय में कई अन्य युद्ध क्षेत्रों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है। गु क्युआई और उनकी टीम के रणनीतिक इरादे बहुत स्पष्ट थे। पूरे रक्षात्मक क्षेत्र को नष्ट करना नहीं, बल्कि तियनहाई में धावा बोलना और युद्ध क्षेत्र को उस स्थान पर रखना जिसकी झंग यी को सबसे अधिक चिंता थी। ठीक है, उन्हें अंदर आने की कोशिश करने दो, झंग यी ने शांति से कहा। लेकिन अगर हम उन्हें अंदर आने देते हैं तो अपग्रेड किए गए टेंकई को भी भारी नुकसान होगा, लू केरन ने कुछ अनिच्छा के साथ कहा। आखिरकार टेंकई का पुनर्निर्माण किया गया था और इसकी अधिकांश इमारतें सैंड रेडर्स सभ्यता से उधार ली गई थी। वे उच्च स्तरीय हाई एंड थी। यदि ये क्षतिग्रस्त होता है तो मरम्मत के लिए भारी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अधिकांश टेंकई प्रतिभाओं के प्रभावित होने और मारे जाने की संभावना है। झंग यी ने चुपचाप एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड निकाली, फिर उसे दैवीय शोधन, डिवाइन रिफाइनमेंट, से ढक दिया और प्रतिद्वंद्वी के हमले के बिंदु के सामने एक तलवारबाज की तरह खड़ा हो गया। हम उनमें से हर एक को मार देंगे जो आएगा, हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। झंग यी के चेहरे का भाव अत्यंत शांत रहा। जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी तरह से उसकी गणना के भीतर था। पृथ्वी पर वापस बिताए गए 6 महीने उसके लिए मानसिक रूप से अनगिनत बार रिहर्सल करने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वो पूरी तरह से शांत रहा। हालांकि वे वास्तव में बहुत अधिक है। आइए कुछ और मददगारों को बुलाते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे का शून्य अचानक फट गया। 13 काले धातु के ताबूत धीरे धीरे शून्य से निकले और अपने साथ प्राचीन तारों वाले आकाश की एक ठंडी और खूनी आभा लेकर आए। जागो, निंजा किंगडम की वॉकिरीज, पुराने युग के इन अवशेषों को देखने दो की नए युग के युद्ध के हथियार क्या है। जैसे ही ताबूत का ढक्कन फिसला, काले रंग के बॉडी सूट और स्कर्ट पहने विभिन्न भारी विज्ञान कथा, साईफाई हथियारों को लिए हुए 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं, बैटल मेडन्स, धीरे धीरे बाहर निकली। उनकी त्वचा पर एक ठंडी धातु जैसी चमक थी और उनकी आंखें एक लाल युद्ध रोशनी से चमक रही थी, जो एक ठंडी शुद्ध यांत्रिक मारने की मंशा बिखेर रही थी। ये एक शक्तिशाली हथियार है जिसे झंग यी मंगल से वापस लाया था। प्रत्येक पूर्ण रिकवरी के लिए खगोलीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इस पल, इस लड़ाई के लिए किसी भी मात्रा में ऊर्जा खर्च करना सार्थक है। जब झंग यी उनसे पहली बार मिला था तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि उसने अभी तक अपना विकास हासिल नहीं किया था और वो केवल भागने का विकल्प चुन सकता था। झंग यी किसी और से बेहतर जानता था कि वे कितनी मजबूत थी। उसी समय जमीन गर्जने लगी और पृथ्वी से 3000 से अधिक सैंड स्वीपिंग रोबोट्स निकल आए। हालांकि उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता टैंकों के बराबर है, स्वार्म एल्गोरिदम्स के समर्थन के साथ वे स्टील का एक निर्विवाद सैला बनाते हैं, जो पंथ, कल्ट स्तर से नीचे के किसी भी दुश्मन को रोक कर रखने में सक्षम है। एक्साइन, झंग यी ने अपने मन में पुकारा, मैं यहां हूं भाई। यांग जिंगसिन की आवाज बर्फ की तरह शांत रही, मानो उसके सामने मौजूद समस्या गणित का कोई जटिल सवाल हो। तुम पूरे युद्ध की कमान संभालने की प्रभारी होगी। दुश्मन भी युद्ध में तुम्हारे निर्देशों का पालन करेगा। ठीक है। यांग जिंगसिन के होलोग्राफिक चश्मे के सामने अनगिनत डेटा धाराएं तेजी से काम कर रही थी, हजारों युद्ध क्षेत्र मॉडल बना रही थी। हमें विषम हमला, एसिमेट्रिकल अटैक
शुरू करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसमें 100% जीत दर हो। 10% हारने की संभावना 95% जितनी अधिक है। बहुत अच्छा, मैं इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हूं। झंगी मुस्कुराया, उसकी बाईं उंगली थोड़ा फड़फड़ाई। उसकी आंखें रक्षात्मक क्षेत्र पर टिकी थी, जो टूटने ही वाला था। एक स्थान पर केंद्रित भयानक ऊर्जा ने रक्षात्मक क्षेत्र के बाहर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शॉकवेव बनाई, जैसे कि कोई क्रूर इलेक्ट्रिक ड्रिल बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हो। झंगी जानता था कि रक्षात्मक क्षेत्र का टूटना केवल समय की बात है। बैटलफील्ड डिवीजन ऑर्डर, युद्ध क्षेत्र विभाजन आदेश जारी किया गया। यांग जिंगसिन की आवाज झंगी के दिमाग में गूंजी, स्पष्ट और निर्णायक। भाई, वे 4 नेता आपके हैं। हालांकि ये कठिन होगा। मुझे विश्वास है कि आप पूर्ण विजय के प्रति आश्वस्त हैं। वे उन्हें अलग करने में आपकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार ये था आज उनका का चैप्टर। प्राथमिक लक्ष्य आपको निश्चित वीडियो रूप कैसा से लगा आप ही कमेंट में हैं। जरूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।